दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनआर को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट रहते हैं उनको कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो बिना वेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम जानेंगे कि क्या स्कोप है, कौन से पर्सन को कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। सबसे पहले ये जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इनकम दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है इंडियन इनकम या फिर हो सकती है फॉरेन इनकम। तो दो टाइप की इनकम है, इंडियन और फॉरेन। इंडियन इनकम यानी क्या? इंडियन इनकम यानी ऐसी इनकम जो या तो आपको इंडिया में रिसीव हुई हो या फिर इंडिया में एक्रूव हुई हो। रिसीव होना यानी मिलना, एक्रूव होना यानी इंडिया में कमाना, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया या फिर डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। डीम टू बी का मतलब होता है कि हम मान लेंगे कि ये इनकम आपको इंडिया में रिसीव हुई है और हम मान लेंगे कि ये इनकम आपको इंडिया में एक्रूव हुई है। कौन सी ऐसी इनकम है जिसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया मानते हैं, ये हम आगे जरूर जानेंगे। तो इंडियन इनकम में आपको दो बातें देखना है, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, उसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। दूसरा फॉरेन इनकम, सिंपल इसका उल्टा, जहां पर इनकम रिसीव और एक्रू दोनों इंडिया के बाहर हुई है उसको हम बोलेंगे फॉरेन इनकम। ठीक है, तो दोस्तों दो इनकम आपको याद रखना है। अब कौन से पर्सन को कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी एक मनुष्य। मनुष्य को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। सबसे पहला, अगर कोई भी इनकम इंडियन इनकम है, कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम, तो सबको टैक्स लगेगा भाई। अगर आप इंडिया में कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, सबको टैक्स लगेगा, यानी तीनों कैटेगरी के पर्सन को टैक्स लगेगा। अब अगर आपकी कोई इनकम है वो फॉरेन इनकम यानी आप बाहर से कमा रहे हो, तो आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा इनकम। या तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, कंट्रोल एंड सेटअप पे फ्रॉम इंडिया है, या फिर अदर फॉरेन इनकम है। यानी फॉरेन इनकम है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक बिजनेस इनकम और एक फॉरेन इनकम। अगर आपका फॉरेन इनकम है और फॉरेन से बिजनेस इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा और आपका रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा। अब अगर आपका फॉरेन इनकम है और अदर फॉरेन इनकम है तो खाली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, बाकी किसी को टैक्सेबल नहीं होगा। तो इजी तरीका यह है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को यहां पर सारी इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, यानी जितनी भी इनकम है सब इनकम पे टैक्स लगेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन को अदर फॉरेन इनकम जो है उस पे टैक्स नहीं देना पड़ता, अदर फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। और नॉन रेसिडेंट को खाली इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये आपका स्टेप बन गया, आप देख सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, अगर आप दूसरे कोई एसएससी हो यानी कि एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर कोई भी एसएससी अगर आप हो तो आपके लिए क्या लागू होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप रेसिडेंट हो तो सारी इनकम टैक्सेबल है। अगर आप रेसिडेंट हो तो सारी इनकम टैक्सेबल है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो यानी आप नॉन रेसिडेंट हो तो यहां पर खाली इंडियन इनकम आपको टैक्सेबल है, बाकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो ये था दोस्तों कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होती है, ये हम देखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के ऊपर। यानी ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का क्या मतलब होता है? तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अब इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है हमारा सेक्शन नंबर 7 में कि कौन सी इनकम है जिसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। यानी इंडिया में ये इनकम हमको मिली, भले मिली हो या ना मिली हो, हम मानेंगे कि मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंप्लॉयर है आपका और वो
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बदले, आपको पैसा नहीं दे रहा, फंड को पैसा दे रहा है, पर आपके लिए पैसा दे रहा है, और वो भी 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा दे रहा है, तो जितना भी ज्यादा दे रहा है 12% से, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको उस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा? जितना भी 9.5 से ज्यादा होगा उतना ही टैक्सेबल होगा, और जितना 12% सैलरी से ज्यादा होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। ये था कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो है एटीसीसीडी वाली, उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आपके लिए माना जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। थर्ड, अगर आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हो और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डालते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पैसा नहीं मिला। अगर आपने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला तो टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आप उसको आरपीएफ में डालोगे तो उसको माना जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये 3 सिचुएशन आपको याद रखनी है सेक्शन नंबर 7 की। अब डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, यहां पर था डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, तो आते हैं डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान लगाकर समझना चाहिए। डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी इंडिया में कमाया गया पैसा। सबसे पहले, अगर कोई एनआर है, कौन है? एनआर, नॉन रेसिडेंट यानी फॉरेनर, वो अगर बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, उसका बिजनेस कनेक्शन है, तो उस बिजनेस कनेक्शन से सारी इनकम जो जनरेट होगी उसको अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब बिजनेस कनेक्शन यानी फॉर एग्जांपल कोई एनआर है, वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करता है इंडिया में, और वो एजेंट इंडिया से ही सामान खरीद कर इंडिया में ही कहीं बेच रहा है, पर प्रॉफिट तो एनआर का है, तो इसीलिए उस इनकम को इनकम एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। दूसरी बात, अगर एनआर की कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है जिससे वो रेंटल इनकम कमा रहा हो, तो उसको भी डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है एनआर की जो कि इंडिया से पैसा कमा रही है, तो उसको भी टैक्सेबिलिटी में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अगर कोई एनआर यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी कैपिटल एसेट खरीदता है तो उसको भी टैक्सेबल माना जाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस कनेक्शन के कुछ एक्सेप्शन है, यानी नीचे दिए हुए केसेस को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, और उस बिजनेस कनेक्शन को अगर नहीं मानेंगे तो इनकम डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। पहला एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने गुड्स को परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, अगर किसी एजेंट ने इंडिया में गुड्स परचेज किया और वो एक्सपोर्ट कर दे रहा है उसको, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर कोई इंडिया में मूवी शूटिंग हो रही है, कोई इंडिया में मूवी शूटिंग हो रही है, तो ये नहीं बोल सकते मूवी यहाँ शूट हुई है, इनकम यहाँ एक्रू हुई है, यहाँ पैसा दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मूवी शूटिंग अगर इंडिया में हो रही है, पर कुछ कंडीशन है, एनआर होना चाहिए, उसका जो भी कंपनी का मालिक है वो एनआर होना चाहिए, एनआर सिटीजन होने चाहिए, और एनआर पार्टनर होने चाहिए अगर कोई फर्म है तो, या फिर एनआर शेयर होल्डर होने चाहिए। सब एनआर होने चाहिए, तभी उस फिल्म को हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर न्यूज कलेक्शन, अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में न्यूज कलेक्ट करके बाहर डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। फिर फॉरेन कंपनी अगर अनएसॉर्टेड डायमंड, हीरा, रॉ हीरा इंडिया में डिस्प्ले के लिए लाती है और उसको डिस्प्ले के लिए रखती है, तो उसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका सैलरी इनकम है फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, यानी कि आपने इंडिया में किसी को सर्विस दी, कोई आपने सैलरी वाला काम किया, फिर जब आपको ग्रेचुइटी पेंशन मिलने वाला था तब आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो गए और वहां जाके बोलते हो कि इनकम तो मेरे को यहां मिल रही है। नहीं, इनकम अपने कमाई इंडिया में है, तो उसका टैक्स भी आपको इंडिया में भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इनकम रेमिट भी हो गई, सैलरी की इनकम, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये रेमिट हो गया इंडिया के बाहर, तो भी इंडिया में टैक्स लगेगा। फिर अगर इंडियन सिटीजन है, कौन है भैया? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को इंडियन गवर्नमेंट कोई सैलरी दे रही है और वो सैलरी दे रही है सर्विस आउटसाइड इंडिया देने के लिए, यानी कि अगर आपको पता होगा फॉरेन एम्बेसी वगैरह होते हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर्स बाहर काम करते हैं,
जैसे कि अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो वो रॉ के एजेंट होते हैं जो अलग अलग कंट्री में जाके और अपने काम करते हैं, तो वो रॉ के एजेंट को भी जो सैलरी मिलती है उसको हम एक्रूड और अराइज इन इंडिया मानेंगे। ऐसा नहीं कि रॉ का एजेंट आके बोल रहा है मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में काम किया, मेरे को नहीं मिले, टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता, टैक्स लगेगा। फिर एक्सेप्ट परक्विजिट्स एंड अलाउंस, यानी अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को पैसा दे रही है बाहर काम करने के लिए, उसके साथ साथ परक्विजिट्स और अलाउंस भी दे रही है, तो परक्विजिट्स और अलाउंस वाले पार्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट परक्विजिट्स एंड अलाउंस सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, 10(7) में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड देती है, अगर इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड को भी डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। फिर अगर कोई रेसिडेंट है किसी एनआर को, एनओआर को या फॉरेन कंपनी को कोई भी गिफ्ट दे रहा हो तो उसको भी डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एनआर है, नॉन रेसिडेंट, अगर उसने गवर्नमेंट को लोन दिया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने गवर्नमेंट को लोन दिया और गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट दे रही है तो टैक्सेबल होगा? हाँ होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एनआर है, उसने लोन दिया रेसिडेंट को और रेसिडेंट उसको इंटरेस्ट दे रहा है तो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। पर अगर रेसिडेंट उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस आउटसाइड इंडिया में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर एनआर ने रेसिडेंट को लोन दिया और रेसिडेंट ने उस लोन का यूज किया किसी फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर किसी एनआर ने एनआर को लोन दिया, दोनों पार्टी एनआर है, एक फॉरेनर ने दूसरे फॉरेनर को लोन दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर दो फॉरेनर की मैं बात करूं तो मान के चलो कि डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क। डेविड वार्नर ने मिचेल स्टार्क को लोन दिया और मिचेल स्टार्क उसका यूज कर रहा है इंडिया में, इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, तो उसको टैक्स लगेगा, उस इंटरेस्ट पे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर वो शेयर परचेज कर रहा है मिचेल स्टार्क या फिर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको नहीं टैक्सेबिलिटी में नहीं लाएंगे, उसको बॉलिंग करने देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब सेम केस रॉयल्टी का भी आता है। अगर कोई एनआर है और एनआर ने गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी ली है तो वो रॉयल्टी टैक्सेबल है? जी हाँ, टैक्सेबल है। अगर एनआर ने रेसिडेंट से कोई रॉयल्टी ली है तो वो भी टैक्सेबल है। पर अगर रेसिडेंट ने उस रॉयल्टी को आउटसाइड इंडिया यूज किया है तो टैक्सेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट सेम रहेगा, अगर किसी एनआर ने एनआर को रॉयल्टी दी पर उस रॉयल्टी का यूज अगर इंडिया में हो रहा है किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए या फिर किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो इंडिया से जनरेट होने वाली है, रॉयल्टी का यूज अगर यहां पर हो रहा है तो उसको भी टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट में आपको खास ध्यान रखना है। क्या खास ध्यान रखना है? ऊपर के 2 पॉइंट रॉयल्टी के लिए सेम है, पर थर्ड पॉइंट में रॉयल्टी के लिए एक अलग से क्लॉज बनाया है। क्या क्लॉज बनाया है? कि फॉर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया। थर्ड पॉइंट में अगर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया के लिए भी रॉयल्टी यूज की है तो उसको भी हम टैक्सेबल मानेंगे। तो ये था दोस्तों, आज हमने पढ़ा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, फिर सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लेकर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।